नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे बिहार झारखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। बिहार में विधायक निधि एमएलए फंड को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सरकार और उसके समर्थक पक्ष इसे ग्रामीण विकास और स्थानीय परियोजनाओं के लिए जरूरी फंड बताते हैं ताकि विधायक अपने क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और सामाजिक कार्यक्रम जैसे विकास कार्य कर सकें। वहीं विपक्ष इस निधि पर सवाल उठाता है और इसे अक्सर राजनीतिक लाभ और भ्रष्टाचार का जरिया बता रहा है। विपक्ष का तर्क है कि निधि के पैसों का सही और पारदर्शी इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। इस पर जारी बहस से साफ दिख रहा है कि विधायक निधि को लेकर विकास बनाम राजनीतिक मनोवृत्ति की लड़ाई चुनावी मुद्दा बन सकती है। चलिए अब जीएफएक्स के माध्यम से कुछ मुख्य मांगे समझते हैं। मुख्य प्रस्ताव, विधायक निधि को मौजूदा स्तर से काफी बढ़ाने की मांग की जा रही है, यानी कि जो मौजूदा स्तर है उससे ज्यादा की मांग की जा रही है, उस स्तर को बढ़ाने की मांग की जा रही है। सत्ता विपक्ष एक सुर में, दोनों खेमों में मुद्दे पर सहमति। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष दोनों की ही सहमति दिखाई दे रही है। महंगाई का हवाला, बढ़ती लागत के कारण मौजूदा निधि अपर्याप्त। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे ये जो मौजूदा राशि है वो अपर्याप्त है। विकास कार्य प्रभावित, क्षेत्रीय परियोजनाओं में काफी बाधाएं आ रही हैं, विकास कार्य रुक जा रहे हैं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे स्थानीय जरूरतों का दबाव, सड़क, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य पर खर्च की मांग, यानी कि स्थानीय जो जरूरतें हैं वो कम हो रही हैं। दुर्लभ राजनीतिक सहमति, विधानसभा में सत्ता और विपक्ष साथ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये दुर्लभ चीज देखने को मिलती है जब सत्ता और विपक्ष एक साथ आए हों और इस मुद्दे पर दोनों साथ आ गए। स्थानीय क्षेत्र विकास फोकस, जनता से जुड़े कामों को गति देने की पहल। बोला जा रहा है कि अगर मांगे पूरी होती हैं तो जनता से जो भी जुड़े काम हैं उसको गति मिल जाएगी। अब फैसला सरकार के पाले में, बढ़ोतरी पर अंतिम निर्णय बाकी। अब सरकार के ऊपर यह पूरा फैसला आ गया है कि सरकार क्या फैसला लेती है, बढ़ोतरी करती है या नहीं करती है, क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक साथ नजर आ रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार सरकार ने हाल के वर्षों में शिक्षा को प्राथमिकता दी है और आगामी 2026-27 के बजट में शिक्षा पर लगभग 13 से 15% खर्च किया गया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और बेहतर स्कूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं डिजिटल शिक्षा और तकनीकी लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा की पहल की है। इस योजना के तहत छात्रों को ऑनलाइन बी कोर्स, स्मार्ट लर्निंग टूल्स और इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स जैसे कोडिंग, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी सीखने की सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही शिक्षकों के लिए भी एआई ट्रेनिंग का प्रावधान है जिससे पाठ्यक्रम में डिजिटल तकनीक का समावेश किया जा सके। इस पहल से बिहार में समान और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं बिहार शिक्षा बजट 2026-27 में क्या है। तो कुल शिक्षा बजट 60,204.60, उच्च शिक्षा के लिए 8,012 करोड़ रुपए, यानी जो उच्च शिक्षा है उसके लिए बजट में 8,012 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए 1,003.57 करोड़ रुपए, जो तकनीकी शिक्षा होगी उसके लिए इतना अमाउंट रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नए स्कूलों के लिए 210 करोड़ रखे गए हैं। स्कूलों को बेहतर बिल्डिंग, बेहतर सुविधाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए मुख्य फोकस है स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों का विकास। यानी जो बिहार का इस बार का बजट है उसमें जो मुख्य फोकस है वो ये है। राज्य रैंक शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाले राज्यों में शामिल। बिहार शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा के लिए निवेश करना। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण भी शिक्षा रहे और समग्र शिक्षा रहे, इसके लिए निवेश करना ही लक्ष्य बताया जा रहा है।
चलिए अब देखते हैं मुफ्त शिक्षा के अंदर क्या क्या आता है। एआई पढ़ाई अब फ्री, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, अब एआई की पढ़ाई फ्री बताई जा रही है। कक्षा 1 से 8 के लिए 12.50 करोड़ सेट किताब और डायरी, यानी कि कक्षा 1 से 8 के लिए डायरी और किताबें मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। टीआरई 4 के तहत 45,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली। तो आपको बताते चल रहे हैं कि ये क्या चीजें मुफ्त शिक्षा में आ रही हैं। छात्र सहायता योजनाएं, साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति। छात्र सहायता योजनाओं में भी कई चीजें जुड़ी हैं। डिजिटल शिक्षा में तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल, जो डिजिटल शिक्षा दी जा रही है उसमें तकनीक किस तरह से बढ़ रहा है वो भी बताया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य। तो ये जो चीजें बताई जा रही हैं मुफ्त शिक्षा के अंदर, क्या चीजें आ रही हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक क्षमता में भी निवेश बताया जा रहा है, यानी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही करना है और जो शिक्षक लिए जा रहे हैं उनकी क्षमता में भी निवेश करना है। तो जिस तरह से ये तमाम चीजें बजट में जोड़ी गई हैं कि शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है बिहार में। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, बिहार में एआई आधारित शिक्षा की पहल कर दी गई है और बोला जा रहा है कि अब इसमें जो काफी कोर्सेज होंगे एआई को लेकर के, टीचर की ट्रेनिंग और बच्चों की पढ़ाई, इसको फ्री कराया जाएगा और ये सब तक पहुंच पाएगी। तो इसको लेकर के और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल शिक्षा विभाग ने एक बजट पेश किया और 70,000 करोड़ का एक बजट पेश किया है, जिसमें ये कहा है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं जो उसमें वो एआई की शिक्षा जो होगी वो उन्हें फ्री दी जाएगी। और उसने ये भी कहा है कि एक किट उपलब्ध कराया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए, जो कि फ्री होगा। और इसके लेकर के अभी जो है कल शिक्षा मंत्री से बातचीत हो रही थी। शिक्षा मंत्री ने इस बात को कहा कि बहुत जल्द इसको जो है वो कमिटमेंट कर लिया जाएगा। सदन में आज इस पे प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बजट भी आज पेश कर दिया गया है और सबसे बड़ा बजट, मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है शिक्षा विभाग का। जो ये बजट है वो सबसे बड़ा है अभी तक के को लेकर के। जिस तरीके से विपक्ष ने एक सवाल भी उठाया था कि शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए केवल और केवल जो है वो बजट बढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो पूरी तरीके से शून्य है। मतलब कि जो शिक्षा का लेवल जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं है। इनको चीन से जो है वो शिक्षा लेनी चाहिए। चीन से जो है सो इनको जो है उस चीन का जो मॉडल है वो मॉडल इनको इस्तेमाल ये करना चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई के बाद जो है सो ये और भी ये शिक्षा दी जाती है चीन में, तो वो व्यवस्था जो है वो यहाँ लागू होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के शिक्षा विभाग ने कल जो है सो शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को कहा कि इस पर बहुत जल्द जो है कमिटमेंट कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल मुकेश जी, लेकिन जहाँ एक और हम बिहार की तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर तमाम ऐसे स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल जैसे दिखते भी नहीं, यानी कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है बिहार में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कभी टीचर्स नहीं है। तो इसको लेकर के क्या लग रहा है कि एआई का बिहार में आना कितना मुश्किल हो सकता है? एआई ट्रेनिंग, एआई एजुकेशन। बिल्कुल, आपने एकदम सही ये बोला कि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, उसमें पहले स्मार्ट क्लास चलाने होंगे। आपको स्मार्ट क्लास चलाने के आपको ये साथ ही ये जो बोला जा रहा है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या लग रहा है इसके लिए बाहर से शिक्षक आएंगे? क्योंकि भारत जो है वो अभी एआई में इतना आगे नहीं है। बिल्कुल, हमने वही कहा कि अभी जो है वो एआई को समझना पड़ेगा। यहाँ के बिहार सरकार की जो टीचर है, बिहार सरकार के स्कूलों में जो शिक्षक है, उनकी जो शिक्षा का स्तर है उसमें जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि एआई अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एआई होता क्या है। तो इस चीजों को लेकर के समझने की जरूरत है और सरकार इसको ट्रेनिंग ये देगी। पहले अपने तमाम टीचरों को जो है वो ट्रेनिंग देगी कि ताकि एआई के बारे में पूरे तरीके से जो समझा जा सके। दूसरी बात यह है कि बिहार में अभी कई स्कूल ऐसे हैं जो बिहार सरकार के स्कूल हैं, जो सरकारी विद्यालय है, उसमें स्मार्ट क्लास नहीं चलाए जा रहे। मतलब कि अगर आप स्मार्ट क्लास नहीं चलाए जाएंगे तो आप एआई के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट क्लासेस चूंकि चलानी होंगी, उसके बाद जो है नई तकनीकी जो आई है एआई, उसका भी आपको शिक्षा देना होगा। अदिति। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद।
चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में आज आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। इस दौरान भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा योजना, बिजली और राजस्व से संबंधित 70 से अधिक मामलों का ऑन दी स्पॉट निवारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि आम लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े और उनकी समस्या उसी क्षेत्र में हल हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता से शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए। जटिल मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित कर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। डॉक्टर चौधरी ने जनता दरबार को प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने वाला माध्यम बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम सबका सम्मान, जीवन आसान की भावना को साकार करता है। उपस्थित लोगों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की। ये कुछ ऐसे मामले आए हैं, हालांकि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक अच्छी बात है कि लोगों का जिला पे विश्वास है, जिला के स्तर के अधिकारियों पे विश्वास है, सीधा आ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो प्रखंड स्तर की शिकायतें हैं, वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे बीडीओ, सीईओ, बीईओ, बीपीआर और सभी अधिकारी बैठते हैं। उतना ही नहीं, पंचायत स्तर पर भी हमारे पंचायत सचिव हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, सभी लोग बैठते हैं। तो पहले उनको शिकायत दिया जाए, यदि उनसे निवारण नहीं होता है तो फिर हम लोग तो उसका निवारण करेंगे ही, क्योंकि यदि आम जनता सीधा पंचायत से हम तक आती है तो उनका उसमें आने जाने का खर्च है, उनका दिन बर्बाद होता है, तो ये नहीं हो। इसलिए मैं सभी आम जनता से आग्रह करूंगा कि वहां स्तर पे निदान नहीं होता है तभी वो यहाँ आने का प्रयास करें। भागलपुर के डीआरडीए परिसर में पुलिस जिला नवगछिया और बांका के थाने स्तर के इंस्पेक्टर और दरोगाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना है। इस प्रशिक्षण सत्र में रिटायर्ड जज विष्णु कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को भारतीय कानून की करीब 40 धाराओं का थाने स्तर पर निष्पादन करने के तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर मामलों का सही और विधि सम्मत तरीके से थाने में निपटारा किया जाए तो अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। प्रशिक्षण में अधिकारियों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया कि किस प्रकार प्रक्रिया का पालन करते हुए मामलों का समाधान किया जाए। इस पहल से न केवल न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि आम लोगों को भी त्वरित राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। इन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस मुकदमे को ये भेज देंगे पंचायत में और किसको नहीं। और क्या उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य इसका यही है कि बोझ मतलब घटे सिविल कोर्ट से। अभी जो मामले आ रहे हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, उसे वहीं पर निपटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित धारा 40 धाराएं हैं, उनका उसको अधिकार दिया गया है, केवल उसी को उनको देखना है, बाकी सब ये लोग देखेंगे। इससे लगता है सर थाना पे और न्यायालय में कम होगा मामला, होना चाहिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद शहर के पॉश इलाकों में दिन दहाड़े शराब के नशे में धुत लोग खुलेआम लुढ़कते और लड़खड़ाते नजर आए। ये इलाका कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम और एसपी कार्यालय के आसपास स्थित है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद शराब का खुला सेवन देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शराबी जमीन पर पड़े थे और संभलते संभलते पास की दुकान से नींबू पानी पीते दिखे। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये पहली बार नहीं है और दिन में शराब की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। बिहार सरकार के सख्त शराबबंदी कानून और समय समय पर छापेमारी के बावजूद ये दृश्य कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के सुखासन वार्ड संख्या 6 में अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना गुरुवार रात की है, जब पीड़ित राजकमल सिंह के घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राजकमल सिंह के अनुसार चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, जिनमें अंगूठी, चेन, कान की बाली और पायल शामिल हैं, चोरी कर लिए। इसके अलावा दुकान निर्माण के लिए रखी हुई लगभग 60 से 70 हजार रुपए नगद भी गायब हो गए और कुछ महंगे कपड़े भी अपने साथ ले गए। कुल मिलाकर लगभग 8 से 9 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज की खंगाल जारी है।
सदर थाना अध्यक्ष बिमलेंदु ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। कल रात में 12 बजे के बाद, 12 बजे तक हम जगे थे, 12 बजे से 3 बजे के बीच में मेरी बहू का घर था ऊपर में, उसका ताला तोड़ दिया गया और नीचे में बड़ी भाभी थी, उनके घर का ताला तोड़ करके दोनों गोदरेज को डैमेज कर दिया। उस नीचे में उसका छड़ उड़ पड़ा हुआ था, उसी से उसको तोड़ करके और उसमें नीचे में पैसा करीब 60-70 हज़ार रुपया पैसा था और ऊपर में मेरी बहू का ऑर्नामेंट्स वगैरह था, 4 अंगूठी, नथिया, पायल, हार, चेन, सब लगभग 8-9 लाख रुपया का सामान था जो चोरी कर लिया गया। और पूरा सामान, कुछ कीमती साड़ियाँ भी थी, वो उसको भी चोरों ने उस पर हाथ साफ कर लिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सत्ता पक्ष में अपराधी हैं, जिनकी वजह से बिहार के अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अचेत और बेसहारा हो गए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने केवल अपने करीबी लोगों तक सीमित रखा है और दूसरों को नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित है और आम जनता की सुरक्षा की चिंता नगण्य हो गई है। उनका कहना था कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में सत्ता पक्ष लगातार नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, जिससे जनता का भरोसा सरकार से टूट रहा है। को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है, उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं, उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।